तुम्हारा वॉच और सर तुम्हारा वॉच डबल है, चलो सोम, मेरा आवाज जा रहा है आपके पास? सोम, यस सर। ठीक ठीक, तो वेट कर लेते हैं। लास्ट क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लो आप लोग। ध्यान देना, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट कोएफिशिएंट पे, ठीक है। यहाँ पे पहले देखो, हम लोग लास्ट क्लास में मीन फ्री पाथ एक टॉपिक कवर किए थे, मीन फ्री पाथ, ठीक है। मैं इसका रिकैप कर दे रहा हूँ। मीन फ्री पाथ किसको मैंने बोला था, तो बोला था कि मीन फ्री पाथ होता क्या है जब भी पार्टिकल, गैसीय पार्टिकल मूव करेगा तो आपस में क्या कर सकता है, कोलिजन कर सकता है, ठीक है। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको बोला गया है मीन फ्री पाथ, ठीक है। बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जितना डिस्टेंस मूव करता है उसको बोला गया है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ के लिए फॉर्मूला क्या बोला था, तो मीन फ्री पाथ को लैम्डा के टर्म में डिनोट करने के लिए मैं बोला था, और फॉर्मूला क्या था मेरे पास, तो फॉर्मूला था 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर क्या हमें बता दिया था कि कोऑर्डिनेट पार्टिकल के डायमीटर का एवरेज लेना है, कोऑर्डिनेट पार्टिकल डायमीटर का आपको एवरेज लेना है। और एन स्टार क्या था, एन स्टार था नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। अल्टीमेटली हम लोग डिराइव कर लिए थे कि एन स्टार जो है वो डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करेगा पी एन टी पे, पी का प्रोपोर्शन होगा, टी के इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे एन ए और आर क्या है, कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि एन स्टार प्रोपोर्शन टू पी बाई टी। अब लेमडा क्या है, लेमडा इनवर्स प्रोपोर्शन टू एन स्टार है, तो क्या हो जाएगा, लेमडा इनवर्स प्रोपोर्शन टू एन स्टार है और एन स्टार डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पी बाई टी है, तो यहाँ पे रिवर्स रेशियो आएगा, तो हम बोल सकते हैं लेमडा इज प्रोपोर्शन टू टी बाई पी, लेमडा इज प्रोपोर्शन टू टी बाई पी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन क्या होगा हम लोग का कि अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो लेमडा क्या होगा, लेमडा आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल प्रेशर होगा, क्योंकि लेमडा लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। तो अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, अगर आप टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो आपका प्रेशर का क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरली अगर आप नीचे वाला प्रेशर कांस्टेंट कर दो, नीचे वाला प्रेशर कांस्टेंट कर दो, ठीक है, तो क्या होगा, तो लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट से क्या होता है ना कि आपका पी बाई टी का रेशियो कांस्टेंट हो जाता है। आप ध्यान देना यहाँ पे ना, यहाँ पे देखोगे अगर एन स्टार है क्या, तो एन स्टार बेसिकली एन बाई बी है, नंबर ऑफ पार्टिकल है, वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो चेंज करेगा नहीं, और वॉल्यूम को भी तो फिक्स कर दिए। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल अगर चेंज नहीं करेगा और वॉल्यूम भी फिक्स हो गया तो क्या इसका मतलब क्या होगा, एन स्टार फिक्स हो गया, तो एन स्टार कांस्टेंट हो गया, तो एन स्टार क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो एन स्टार कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एन स्टार इक्वल टू क्या बोले हैं,
यहाँ पे के इंटू पी बाई टी है, और अगर बोल रहे हैं कि पी बाई टी का रेशियो अगर कांस्टेंट हो गया तो अगर ध्यान दें आंसर कांस्टेंट है और यहाँ पे के कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो, पी बाई टी का रेशियो भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आंसर चेंज नहीं करेगा, आंसर कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, आंसर कांस्टेंट होगा तो लेमडा भी क्या हो, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, पी बाई टी का रेशियो क्या हो, कांस्टेंट होगा, और लेमडा कहीं ना कहीं टी बाई पी पे डिपेंड करता है। तो पी बाई टी अगर कांस्टेंट है तो टी बाई पी भी अगर पी बाई टी कांस्टेंट है तो टी बाई पी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टी बाई पी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, तो कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, तो आपका लेमडा का जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे हम लोग लास्ट क्लास में। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका वीडियो मैं डाल दिया था यूट्यूब पे, आप लोग अगर किसी दिक्कत हो तो देख सकते हो आप लोग। ठीक है, और फिर अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना आप लोग। लास्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो डिफिजन कोएफिशिएंट जो वर्ड है ना वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है और नहीं किसी बुक में मिलेगा आपको। डिफिजन कोएफिशिएंट हम लोग के सिलेबस में था, मतलब जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे थर्ड ईयर में केमिकल इंजीनियरिंग में, तो ये डिफिजन कोएफिशिएंट हम लोग के मास ट्रांसफर एक चैप्टर आता है, मतलब एक टॉपिक पढ़ना होता है हम लोग को, एक पूरा कोर्स होता है, उसमें टर्म था डिफिजन कोएफिशिएंट। तो डिफिजन कोएफिशिएंट आपके सिलेबस में कहीं नहीं दिया हुआ, तो ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन ही बनेगा। क्या होता है ना कि एडवांस कभी कभी कुछ ऐसा वर्ड यूज कर जो आप सुने नहीं हो, तो इसका मतलब ये नहीं करना, ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, तो आपको ये नहीं देखना है कि आप उस टर्म को सुने हो कि नहीं हो, आपको देखना है कि आपको गिवन क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि डिफिजन कोएफिशिएंट एक ऐसा टर्म होता है जो प्रोपोर्शनल टू होता है लेमडा। लेमडा मतलब मीन फ्री पाथ। ठीक है, और प्रोपोर्शन टू होगा वेलोसिटी एवरेज, यानी एवरेज वेलोसिटी का प्रोपोर्शन होगा। अब क्वेश्चन क्या बोला गया था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे 4 टाइम से और और प्रेशर इंक्रीज करेंगे 2 टाइम से, तो आपका जो नया डिफिजन कोएफिशिएंट होगा डीसी न्यू मतलब न्यू डिफिजन कोएफिशिएंट बाय डीसी ओल्ड का रेशियो क्या होगा, ये पता करना था। ठीक है, अब ध्यान दे, ये क्वेश्चन को ट्राई किया था क्या घर पे आदित्यंशु, क्वेश्चन बना था बच्चा आपसे? नहीं सर, नहीं ट्राई किए थे? सुरेश नाता सर। नहीं ट्राई किए थे? ठीक है, बाकी तना सर ट्राई किया था। बना? यस सर। तो ठीक है। सर नहीं मतलब नो सर, नो अनवे आधा का नहीं बना। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, इसको देखो सॉल्व करना बहुत आसान है। सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, तो ध्यान देना। आप लोग एक रूल बनाओगे कि जितना पढ़ते हो उतना आगे पढ़ने से पहले पीछे का रिवीजन करना है। तो जैसे पीछे का हम लोग पढ़े थे कुछ, पीछे हम लोग वेलोसिटी एवरेज का कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, कुछ याद है आप लोग को? एवरेज वेलोसिटी का कुछ फॉर्मूला में पढ़े थे, कुछ याद है आप लोग को कि नहीं याद है? वेलोसिटी एवरेज का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, अगर कुछ याद होगा आप लोग को, तो क्या था, रूट अंडर 8/पाई RT बाई एम, ऐसे कुछ फॉर्मूला पढ़े थे ना एवरेज के लिए। अगर वी आर एम एस होगा तो क्या पढ़ते, रूट अंडर 3 RT बाई एम। और वेलोसिटी अगर मोस्ट एमपी था यानी मोस्ट प्रोबेबल होता है, तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, रूट अंडर 2 RT बाई एम पढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको पिछले क्लास में बताया था। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे जो वेलोसिटी एवरेज है उससे हम लिंक करेंगे। ठीक है, और लेमडा जो है, लेमडा किस सम कांस्टेंट इनटू क्या होता है, टी बाई पी होता है। लेमडा क्या होता है, सम कांस्टेंट इनटू टी बाई पी होगा। ठीक है, अभी जस्ट ऊपर पढ़े ना कि लेमडा टी बाई पी के क्या होगा, आंसर होता है पी बाई टी, प्रोपोर्शन टू पी बाई टी। तो लेमडा क्या हो जाएगा, टी बाई पी के प्रोपोर्शन हो जाएगा। अब ध्यान दे, अगर हम देखेंगे वेलोसिटी एवरेज में, तो वेलोसिटी एवरेज के एक्सप्रेशन में आपका 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। ठीक है, मोलर मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा गैस का, और आपका आर भी क्या कांस्टेंट होगा, बस क्या होगा, टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या। तो वेलोसिटी एवरेज जो होगा वो सम कांस्टेंट इनटू रूट 2 इनटू रूट टी होगा, इनटू रूट टी होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी एवरेज को हम सम कांस्टेंट, यानी इसको यहाँ पे कांस्टेंट के डैश कर देते हैं, इसको के डैश कर देते हैं। ठीक है, और नीचे वाला के कांस्टेंट। ठीक है, अब जो आपका डिफिजन कांस्टेंट जो डीसी है, अगर डीसी का एक्सप्रेशन में बात करते हैं तो ध्यान देना, जो डीसी होगा
तो DC इक्वल टू क्या होगा, चलो ध्यान दोगे, DC इक्वल टू होगा आपका ये दोनों, DC क्या होता है वेलोसिटी एवरेज, और क्या होगा आपका लेमडा के प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सम कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा और वेलोसिटी एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा और वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट c होगा, तो DC इक्वल टू सम कांस्टेंट c लेमडा इनटू v एवरेज होगा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या करो, लेमडा एवरेज और वी एवरेज, लेमडा और वी एवरेज का जो भी डिपेंडेंस है उसको डाल दो इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, सम कांस्टेंट c है इंटू के डैश हो जाएगा, एक कांस्टेंट इंटू के कांस्टेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे t का पावर कितना आएगा, तो t बाई पी आएगा एक से, और एक से आएगा रूट p आएगा, तो ये सारा कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, इसको c1 बोल दे रहे हैं हम। और टेम्परेचर का पावर क्या आ जाएगा, t का पावर आ जाएगा एक 1 यहाँ से हाँ, तो क्या होगा 3/2 आ जाएगा, और प्रेशर बस p आएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि जो DC का एक्सप्रेशन है, इन डिफ्यूजन कॉम्पोनेंट के एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, टेम्परेचर का पावर क्या आ जाएगा, टेम्परेचर का पावर आ जाएगा 3/2, और प्रेशर आ जाएगा, ठीक। अब DC ओल्ड इतना है, ये DC ओल्ड का वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। DC ओल्ड कर दे रहे हैं, ओ मतलब ओल्ड, DC न्यू निकाल रहे हैं, तो DC न्यू ध्यान देना, DC न्यू में क्या होगा, DC न्यू में क्या करना आपको, टेम्परेचर को क्या करना 4 टाइम्स करना होता है, यहाँ पे क्या होगा, अब 40 हो गया टेम्परेचर, और पावर क्या होगा 3/2, और ध्यान देना प्रेशर क्या करना, डबल करना होगा, तो प्रेशर डबल कर दिए। अब ध्यान देना इसको जब एक्सप्रेशन करोगे तो 4 का पावर 3/2 कितना होगा, 4 का पावर 3/2 आपको निकालना है, तो 4 का क्यूब कितना होगा, तो 4 का क्यूब होगा कितना जी, 64 आई थिंक, ठीक है। और उसका रूट कितना होगा 8 होगा, तो ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 2p, तो रेशियो काट के कितना हो जाएगा, DC न्यू में क्या हो जाएगा, तो DC न्यू में आपका हो जाएगा 4p³ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो DC न्यू है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, DC न्यू में देख रहा है ये तो DC ओल्ड है, इसको लिख सकते हैं DC ओल्ड, तो DC ओल्ड में क्या है, t का पावर 3/2 इंटू p है, तो वही तो यहाँ पे है, इसको लिख सकते हैं ना 4 इंटू DC डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ओल्ड, तो रेशियो क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चों, यहाँ तो बताओ मेरे को। नो सर, हो गया। हो गया, सबको क्लियर है। किसी डाउट यहाँ पे नहीं है तो ठीक है। वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है ना, तो आप लोग उसको रिवाइज कर लिया करो, जहां भी प्रॉब्लम हो फिर से दोबारा पूछ लेना आप लोग को, ठीक है। आप लोग को इतना ही पढ़ना, जितना पढ़ा उतना पढ़ोगे मोर देन सफिशिएंट है, मतलब मैं जो पढ़ा दे रहा हूँ उतना ही आप रिवाइज कर लो खाली ना, तो आप लोग का जे एडवांस सब चीज क्लियर रहेगा आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। बस दिमाग को बस शार्प रखना है, बस और कुछ नहीं है। तो ये रहेगा अपना, एक सेकंड, ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक मूव कर रहे हैं ग्राहम्स लॉ पे, क्या मूव कर रहे हैं, ग्राहम्स लॉ, ठीक है। टॉपिक का नाम है ग्राहम्स लॉ। तो ग्राहम्स लॉ किसके लिए दिया गया था, ग्राहम्स लॉ दिया गया था इफ्यूजन या डिफ्यूजन के लिए, ठीक है, इफ्यूजन या डिफ्यूजन के लिए दिया गया था, तो ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन लिखा हुआ है, तो याद है ना। तो पहला पॉइंट होता है कि डिफ्यूजन किसको बोलते हैं, डिफ्यूजन किसको बोलते हैं, उसके बाद सीखेंगे इफ्यूजन क्या होता है, उसके बाद सीखेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। तो यहाँ पे आपको लिखा होगा कि डिफ्यूजन क्या होता है, ध्यान देना, डिफ्यूजन के बारे में समझाया हुआ है। डिफ्यूजन क्या होता है कि मूवमेंट, किसी भी चीज का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मान ले कि तुम अगरबत्ती घर पे जलाते हो, तो अगरबत्ती में क्या धुआं निकलता है, धुआं एकदम फैलता है, धुआं का ज्यादा अमाउंट कहाँ था, अगरबत्ती के पास धुआं ज्यादा था, अगरबत्ती के पास धुआं ज्यादा था, तो बाकी तुम्हारे स्पेस में धुआं नहीं था, तो अगरबत्ती के पास धुआं क्या चाहता है, फैल रहा है, मतलब अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, हो गया डिफ्यूजन, ठीक है। तुम लोग बात करते हो, अगर मान ले कि तुम पानी में इंक डाल दे, पानी में इंक डाल दे, ठीक है, तो पानी में जब इंक डालेगा तो इसमें वो इंक पूरा से चारों तरफ फैलेगा, मतलब जब इंक का ड्रॉप जहाँ गिरता है वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो और बाहर में क्या है,
बाहर में कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो क्या होगा, अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक मूवमेंट चालू हो जाता है। ठीक है, इस मूवमेंट को बोला गया डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट, ये होता है आपका डिफ्यूजन। ठीक है, अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को मूवमेंट को बोला गया है डिफ्यूजन। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक तो पता पूछ लें मेरे से। ठीक है, ये रहेगा हम लोग के लिए डिफ्यूजन का वर्ड। अब पॉइंट होता है इफ्यूजन किसको बोलेंगे? इफ्यूजन डिफ्यूजन में हो, क्या बोल बच्चा? डिफ्यूजन में हो तो नेग्लिजिबल लेते हैं डिफ्यूजन में। किस चीज को? ओपनिंग जो उनका होल होगा हाँ इन हाँ दोनों हाँ, के बीच में। बस बस हाँ। तो डिफ्यूजन समझ में आ गया आप लोग को? अगला पॉइंट है जो इफ्यूजन है, इफ्यूजन जो है डिफ्यूजन ही है, बट थ्रू स्मॉल होल। जैसे आप परफ्यूम का बोतल ले लो, ठीक है, परफ्यूम का बोतल ले लो या मॉस्किटो स्प्रे ले लो, उसमें क्या होता है कि आपका सारा कंटेंट उस बोतल के अंदर भरा होता है। जब आप प्रेस करते हो तो क्या होता है, छोटा सा ओपनिंग से बाहर निकलता है सारा चीज। तो उसमें भी क्या हो रहा है कि अंदर में कंसंट्रेशन हाई डब्बे में और बाहर कंसंट्रेशन लो है। तो लेकिन उसमें जो अब प्रोसेस हो रहा है उसमें एक छोटा सा ओरिफिस है, छोटा सा ओपनिंग है, उसके थ्रू प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस को बोलते हैं इफ्यूजन। डिफ्यूजन जब प्रोसेस होगा थ्रू स्मॉल ओपनिंग, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं इफ्यूजन प्रोसेस, उसको बोलते हैं इफ्यूजन प्रोसेस। तो इफ्यूजन कुछ अलग नहीं है, डिफ्यूजन प्रोसेस ही अगर होगा थ्रू स्मॉल ओपनिंग या स्मॉल ओरिफिस तो उसको बोलेंगे हम लोग इफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, इनका अपना एक रेट होता है, इनका डिफ्यूजन इफ्यूजन का रेट होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं डिफ्यूजन का रेट का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे तो P बाई रूट अंडर 2 पाई RTM। यहाँ जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हटा देना, टेम्परेचर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर नीचे नहीं होगा, टेम्परेचर का जो वैल्यू है उसको आप नहीं सोचोगे, तो क्या होगा मैं बता दूंगा बाद में। बट अभी के लिए टेम्परेचर को छोड़ दो, टेम्परेचर मेरे अकॉर्डिंग टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जो यहाँ लिखा हुआ नोट्स में। ठीक है, रेट एंड टेम्परेचर का रिलेशन क्या होगा ये बताया, तो हम बोल रहे हैं कि रेट और टेम्परेचर में रिलेशन डायरेक्टली होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। सिंपल सा आइडिया सोचना कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, और जल्दी वो जो फास्ट मूव करेगा वो और ज्यादा जल्दी फास्ट मूव करेगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए। इसलिए फॉर्मूला में आज टेम्परेचर नीचे लिखा हुआ है, उसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बस अभी इतना ही सोचना अभी तक। ठीक है, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा मैं बाद में समझा, मैं बाद में अपडेट कर दूंगा आप लोग को। तो कहीं ना कहीं जो रेट है, इस फॉर्मूला को देखोगे तो इस रेट में क्या प्रेशर का प्रोपोर्शनल है रेट, आर मतलब रेट, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा। और मोलर मास क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रूट अंडर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, रूट ऑफ मोलर मास, रूट ऑफ मोलर मास। और यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया हुआ है, टेम्परेचर वाला को छोड़ दो, टेम्परेचर को हटा दो, टेम्परेचर मत सोचो आप। ठीक है, तो आपको बस फोकस करना है जो रेट होगा, रेट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा, और रेट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास होगा, किसका, डिफ्यूजन का। अगर बात करते हैं इफ्यूजन में, तो इफ्यूजन के फॉर्मूला में हल्का सा चेंज है, हल्का सा चेंज क्या है, P इंटू यहाँ पे ए दे दिया गया है, ए, क्योंकि यहाँ पे एक एरिया भी है, जिस ओपनिंग से आपका गैस या फिर जो भी चीज बाहर निकल रहा है उसका अपना ओपनिंग का एरिया होगा, तो यहाँ पे ए है उस ओपनिंग का एरिया है। और डिफ्यूजन में, चूंकि डिफ्यूजन में ऐसा कोई एरिया नहीं था ना, अगर अगरबत्ती आप जलाते हो तो उसमें कहाँ एरिया कुछ एरिया आपको पता नहीं कि कहाँ से कहाँ मूव करने वाला है, वो तो पूरा स्पेस में फैलने वाला है, तो उसका एरिया को डिफाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक एटम नहीं है। बट डिफ्यूजन प्रोसेस में आपका ओपनिंग से तो निकल रहा है, तो ओपनिंग का एरिया हम डिफाइन कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे ए जो है उस ओपनिंग का एरिया है। बाकी 2 पाई आर, टेम्परेचर को छोड़ दो, टेम्परेचर हटा दो यहाँ से। ठीक है, तो 2 पाई आर एम हो जाएगा, रूट अंडर 2 पाई आर एम। तो ये तो कहीं ना कहीं जो इफ्यूजन भी है वो भी क्या होगा, प्रेशर का प्रोपोर्शनल होगा, और मोलर मास का रूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो सेम चीज है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको आपके लिए काम का चीज क्या है ना, काम का चीज आपको ये पता होना चाहिए, जो यहाँ जो मैं बताया हूँ, यानी आपका जो रेट है, आपका जो रेट है वो प्रोपोर्शन टू प्रेशर होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्या होता है, रूट ऑफ मोलर मास होता है। और कंबाइंड हम देखें, कंबाइंड देखें तो क्या बोल सकते हो आप, जो रेट होगा, तो रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू क्या होगा, रेट प्रोपोर्शन टू हो जाएगा ई का प्रोपोर्शन और रूट ऑफ मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन, तो इसको एक साथ याद रखो। ठीक है, इसको एक साथ याद रखना है, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना है तो के लगा देना, कुछ के लगा देना, तो आपका हो जाएगा रेट इक्वल टू, आपका रेट इक्वल टू सम कांस्टेंट के रूट ओवर पी बाय, सॉरी रूट नहीं होगा यहाँ पे, एक सेकंड,
यहाँ पे P होगा और नीचे होगा रूट बाई मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना कम से कम याद कर लेना है, इतना कम से कम याद कर लेना है। मेरा क्वेश्चन सारा इससे सॉल्व हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन सारा इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हो। नो सर। ठीक है, 11th पे कोई विदिशा, विदिशा हो कि नहीं विदिशा? यस सर। अच्छा तो नाम लिख दिया सर करो नो सर। डाउट्स। ठीक है, नाम लिख दिया करो सर मुझे। वो हाँ हाँ सर, वो मतलब बाय डिफॉल्ट वो हो गया है, मतलब हाँ, सिस्टम अच्छा फॉर्मेटिंग के लिए गया था तो इसीलिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। हम्म, ध्यान है ना, यहाँ पे क्या होगा के पी बाई रूट एम हो रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, अब ध्यान देना। हम्म, और आगे आगे देखते हैं इस टॉपिक में। तो अगर मान लेते हैं, देखो यहाँ समझाने की कोशिश किया गया कि अगर मान लेते हैं कि रेट ए यानी गैस ए क्या हम बात करें तो उसमें क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए होगा और मोलर मास ऑफ ए होगा। ठीक है, रेट बी का बात करें तो क्या उसमें प्रेशर ऑफ बी होगा, यानी बी के गैस का अगर बात करें तो बी का प्रेशर लेंगे और बी का मोलर मास लेंगे, दोनों का जो रेट का रेशियो होगा, रेट ऑफ ए बाई रेट ऑफ बी क्या होगा, तो सिंपली क्या होगा, बाकी जो 2 पाई आर आर टी क्या कांस्टेंट कट जाएगा, आपका आ जाएगा रेट ए बाई रेट बी का रेशियो क्या होगा, पी ए बाई पी बी और इनटू रूट ओवर मोलर मास ऑफ बी बाई मोलर मास ऑफ ए। ठीक है, तो ये देख लेना है, सिंपली रेशियो निकाल कर समझ सकते हैं। अब ध्यान देना, ये रेट के बारे में तो पढ़ लिया कि रेट होता क्या, रेट रेट ये तो फॉर्मूला से लिख कर चुके हैं। अगला पॉइंट है कि रेट होता क्या वो समझो आप। तो यहाँ समझाने की कोशिश किया गया है कि एक तो फॉर्मूला से आप रेट को हम रेट बता दें कि ये रेट का मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो रेट मेरे को मिल जाएगा, जो फॉर्मूला यहाँ बताया गया है। ठीक है, इसमें टी को हटाने में बोल दिया हूँ, टी को हटा कर तो कुछ सोचना है। अब पॉइंट है कि रेट को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो रेट को डिफाइन करने का और तरीका क्या है तो वो नीचे बताया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ये पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ध्यान रखना। तो रेट को डिफाइन करने के लिए पहला जो फॉर्मूला अपने पास है, तो बोला गया है कि आपका जितना भी गैस डिफ्यूज होगा ना बाई टाइम, ये होगा रेट को एक्सप्रेस करने का एक और तरीका है, मोल ऑफ गैस डिफ्यूज बाई टाइम, एक फॉर्मूला हो गया अपने पास। एक और फॉर्मूला क्या है कि अगर मान लें कि गैस का वॉल्यूम कितना डिफ्यूज है पता है आपको, तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज बाई टाइम, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज बाई टाइम, ये भी क्या होगा, ये भी आपका रेट हो सकता है। ठीक है, तो रेट क्या क्या हो सकता है, मोल ऑफ गैस डिफ्यूज बाई टाइम, और क्या हो सकता है वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज बाय टाइम, और क्या हो सकता है कि अगर मान ले आपका एरिया यूनिफॉर्म हो, अगर जिस एरिया से निकल रहा है गैस वो यूनिफॉर्म हो, तो गैस कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, गैस कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो गैस जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना, मान लेते कि यहाँ से निकल के, हाँ अभी लिखो मत, ठीक है, ध्यान देना पे, अगर मान ले कि ओपनिंग है, ओपनिंग से कोई बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से मान लो कोई डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, तो यहाँ जो डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा मान लेते हैं कि कितने टाइम में ट्रैवल किया होगा, तो मान लेते हैं टी टाइम में ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाई टाइम जो होगा ना वो भी कहीं की रेट बताएगा। तो रेट के लिए 3 एक्सप्रेशन आपके सामने है, उसी को सिंबल के टर्म में यहाँ एक्सप्रेस कर गया। रेट क्या होगा, मोल बाई टाइम या वॉल्यूम बाई टाइम, मोल ऑफ गैस डिफ्यूज बाई टाइम, वी मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज बाई टाइम, और डी क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द गैस बाई टाइम। तो ये रेट के लिए एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान देना, याद आना होगा। तो अगला पॉइंट है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कैसे डिफाइन करता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ाएंगे तो उसमें ज्यादा बताएंगे। अभी बस जान लो कि किसी पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी डिफाइन कैसे किया गया, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन ना।
तो काइनेटिक एनर्जी आप पढ़े होगे, काइनेटिक डिफाइन कैसे किया जाता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी डिफाइन क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ जो m मेरा है ना, m क्या है, m मान लेते हैं हम किसी एक गैस के पार्टिकुलर फोकस कर रहे हैं, सिंगल गैस के पार्टिकुलर फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो m होगा मास ऑफ वन पार्टिकल। क्या होगा, m होगा मास ऑफ वन पार्टिकल, m होगा मास ऑफ वन पार्टिकल। ठीक, अब इसमें जो v होगा, जो v का वैल्यू होगा, तो यहाँ पे जो v पुट करना है ना, तो ये आपका गैस का RSM वैल्यू पुट करना है। क्यों पुट करना बाद में सीखेंगे हम लोग। अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे v स्क्वायर है, यानी उस गैस का स्पीड होगा, तो गैस का स्पीड तो बहुत सारा पड़े हैं ना, कौन से पड़े हैं, एवरेज पड़े थे, मोस्ट प्रोबेबल पड़े हैं और आरएमएस पड़े हैं। हम क्या बोल रहे हैं, इस फॉर्मूला को आरएमएस पुट करना है। क्या पुट करना है आपको, आरएमएस पुट करना है। तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला लोग पढ़े थे आप लोग, किसी भी आरएमएस गैस का पार्टिकुलर आरएमएस वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर 3 RT/m होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 क्या है, 3 एक नंबर हो गया, R क्या है गैस कांस्टेंट है, T क्या टेम्परेचर, और M क्या है, M है गैस का मोलर मास इन केजी, तो M यहाँ पे गैस का मोलर मास होता है। ठीक, तो अब ध्यान देना, तो अगर इसको पुट कर दोगे इसे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखोगे तो v ये रूट में है, तो v स्क्वायर होगा तो क्या होगा, उसका रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे समझाया हुआ है कि हाँ m क्या हो गया, एक पार्टिकल का मास, m क्या है, एक गैस का पार्टिकल का मास, और यहाँ पे 3RT/m है। अब क्या होगा, यहाँ ध्यान देना, इसको ऊपर नीचे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसको ऊपर भी एवोगाड्रो नंबर है, नीचे भी एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो एवोगाड्रो नंबर इनटू m, तो ध्यान देना m मतलब एक गैस का पार्टिकल और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर। इसका मतलब m इंटू Na हो क्या जाएगा, m होता है एक गैस का पार्टिकल और Na क्या है, एक मोल। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1 मोल का मास हो जाएगा। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये मोलर मास हो जाएगा। एक मोल का मास क्या होगा, मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, ये मोलर मास हो जाएगा, तो इसको हम m लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको अगर m, स्क्रीन पे मत छेड़छाड़ करो जो भी कर रहा है, बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है आपसे, ध्यान देना। m इंटू Na है, तो m इंटू No को आप क्या कर सकते हो, m इंटू No को आप m कैपिटल M बोल सकते हो। अगर एक्सप्रेशन कैपिटल M होगा तो नीचे वाले m को काट देगा, यहाँ से एक कैंसिल कर जाएगा, एक कैंसिल कर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये कैंसिल कर दिखाया हुआ है, तो अगर m कैंसिल कर जाएगा क्या होगा, ऊपर बचेगा RT, ऊपर RT बचेगा, और यहाँ पे 3 है और यहाँ 2 होता है, क्या हो 3/2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो नीचे Na बचेगा। तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल, एक पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 3/2, एक पार्टिकल का बात कर रहे हैं, एक पार्टिकल का कितना होगा 3/2 RT/Na। तो ये क्या होगा, पर पार्टिकल हो गया। ठीक है, पर पार्टिकल इतना काइनेटिक एनर्जी होगा। तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी देख रहे हो किसी पार्टिकल का, उसके मास पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। ये बहुत ब्यूटीफुल बात है। क्या बात है, किसी अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखोगे ना कहीं भी, तो उसमें हाफ एम बी स्क्वायर का टर्म आता है। हम प्रूफ क्या कर रहे हैं कि किसी भी गैस के पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी उसके मास पर डिपेंड करता ही नहीं है। 3/2 RT/Na है, यहाँ पे Na कांस्टेंट, एवोगाड्रो नंबर, R क्या है रियल गैस कांस्टेंट, और T क्या है टेम्परेचर। तो R और Na तो कांस्टेंट हो गया, तो बस चेंज क्या कर रहा है, बस चेंज कर रहा है टेम्परेचर। बस, यानी गैस का काइनेटिक एनर्जी से डिपेंड किस पे करेगा, टेम्परेचर पे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि गैस का काइनेटिक एनर्जी उसके ना मास पे डिपेंड करता है ना किसी पे, डिपेंड किस पे कर रहा है, टेम्परेचर पे। इसका मतलब अगर गैस का अगर इवन देखो कि अगर गैस का टाइप भी चेंज करते हैं, मतलब हाइड्रोजन चेंज करते हैं, हाइड्रोजन हीलियम ऑक्सीजन अलग अलग गैस है, अगर तीनों गैस का टेम्परेचर सेम कर दें तो तीनों का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि गैस का टाइप से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, टेम्परेचर से। तो अगर गैस का टाइप अलग अलग भी होगा तब भी आपका काइनेटिक एनर्जी सेम हो सकता है, अगर टेम्परेचर सबका सेम हो तो। ठीक है, तो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा तब तक गैस का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा। ये दिमाग में सेट कर लो इस स्टेटमेंट को। ठीक है, अब हम लोग पढ़े हैं क्या, तो हम लोग ऊपर जब कवर कर रहे थे तो ध्यान देना, यहाँ पे ये हो गया आपका पर पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन है। कभी कभी क्या होता है ना, ध्यान देना, ये जो R/Na होता है ना, R/Na, इसके लिए एक नया कांस्टेंट बोला गया है, इसको बोलते हैं स्मॉल के को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यहाँ लिखा होगा नीचे।
यहाँ पे के नहीं लिखा हुआ है, तो R बाई एन ए को बोला जाता है के, उस के को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, रियल R का वैल्यू कितना लेना है 8.314 और एन ए का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो R बाई एन ए का रेशियो को के बोला था कभी कभी, तो उसके लिए इसको हम लोग समझा ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 3/2 ये टी, 3/2 के2 का नीचे यहाँ लिखा हुआ था। तो एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, सिंगल पार्टिकल ऑफ गैस का काइनेटिक को 3/2 केटी लिख सकते हो, या फिर 3/2 RA बाई NA इंटू टी लिख सकते हो। ठीक है, अब बोलेंगे एक मोल का एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो एक मोल का कैसे निकालते हैं, तो एक पार्टिकल का पता है, एक पार्टिकल का वैल्यू को Na से मल्टीप्लाई कर देते, तो इसको जब Na से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको जब Na से मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो आपका Na कट जाएगा, Na कट जाएगा। तो अगर Na कट जाएगा तो क्या होगा, आपका हो जाएगा K इक्वल टू 3/2 RT बाई 3/2 RT, ये हो जाएगा पर मोल, यानी एक मोल का एनर्जी क्या हो जाएगा 3/2 RT हो जाएगा पर मोल। पर मोल निकालना बहुत आसान था, क्या किए थे, एक पार्टिकल का पता है उसको अवॉइडेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, अवॉइडेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका Na क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, तो एक पार्टिकल का हो गया, एक मोल का हो गया। ठीक है, और अगर बोलेगा n मोल का निकालो, n मोल का, तो एक मोल का तो पता ही है, n मोल का क्या होगा, उसमें n यानी मोल मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें मोल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा 3/2 nRT, यानी यहाँ पे n मल्टीप्लाई कर दिया, जो मोल है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो निकल के आ जाएगा एक n मोल का। ठीक है, ये रहेगा आपका काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन। ध्यान है, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझोगे, ग्राहम स्लॉ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन से पहले आपको पता होना चाहिए, पता क्या होना चाहिए कि अमोनिया गैसेस होता है और HCl भी गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अमोनिया HCl गैस के फॉर्म में होता है, तो दोनों ये बेस की तरह एक्ट करता है, बेस होता है, अमोनिया एक बेस की तरह काम करता है। और डिस्टर्ब मत करो भाई, नहीं तो तुम लोग का पीछे लिखने का जो राइट होगी छीन लेंगे अगले बार से, इसलिए लिखो मत पीछे। हाँ, अमोनिया HCl, ध्यान देना, अमोनिया बेस और HCl क्या है, एसिड है, तो ये दोनों आपस में रेट करके क्या बनेगा, सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट क्या बनता है, NH4Cl। तो जब भी ये रेट करवाओ ना, तो इसका एक जब रेट करता है तो ये ट्रांसपेरेंट होता है गैस, मतलब इसमें ज्यादा कुछ विजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जैसे NH4Cl बनेगा ना, तो ये क्या होता है, ये व्हाइट डेंस फ्यूम की तरह एक्ट करेगा, तो व्हाइट डेंस फ्यूम, मतलब इसको मिलाओगे आपस में, तो जब रेट करेगा तो व्हाइट डेंस फ्यूम क्रिएट करता है, किसका, NH4Cl का। ठीक है, ये व्हाइट यानी कहीं क्या अमोनिया HCl जहां पर मीट करेगा वहां पे व्हाइट डेंस फ्यूम आपको दिखेगा, व्हाइट डेंस फ्यूम आपको दिखने वाला है। ठीक, अब क्या किया गया है कि आप ऐसे समझो ना कि अमोनिया और HCl जैसा कुछ गैस है अपने पास, केमिकल है, उसको एक को बोल रहे X, एक को बोल रहे Y। यहाँ पे अमोनिया किसी को X बोलो, किसको Y बोल दो। ठीक है, तो मेरे पास दो अलग अलग केमिकल से कंपाउंड है, एक X का मोलर मास 10 ग्राम है और Y का मोलर मास 40 ग्राम है। क्या किए, दोनों को एक कॉटन डिप किए, दोनों के सॉल्यूशन में एक कॉटन डिप किए, और यहाँ पे एक ग्लास का पाइप है पूरा, जो दोनों साइड से हॉलो है। ठीक है, अब क्या किए, दोनों जो ओपनिंग में क्या किया, उस कॉटन को डाल दिए, मतलब एक्स में डिप करके उस केमिकल को, उस कॉटन को डाल दिए, और वाई में डिप करके वहां पे कॉटन डाल दिए उस ग्लास में। अब हुआ क्या, यहाँ से एक्स ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा और यहाँ से वाई ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा। ठीक, तो जहां पे पहली बार मिलेगा, तो अगर मान लो कि अमोनिया और HCl टाइप का केमिकल तो मिला है, तो क्या हो, वहां पे कुछ फ्यूम्स क्रिएट करेगा। तो बोला गया कि एक्स और वाई जहां पहली बार मिलने वाला है, उसका डिस्टेंस पता करो फ्रॉम लेफ्ट एंड, यानी यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, यानी लेफ्ट साइड से कितना डिस्टेंस के बाद एक्स वाई पहली बार मीट करेगा। तो पहली बार मीट कैसे पता करोगे, तो अगर लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या होगा, आपको दिखेगा कि वहां पे फ्यूम्स बन रहा है, तो आपको फ्यूम्स देख के समझ आएगा कि वहां पे पहली बार मिला है। ठीक है, बट यहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे हैं, हमको क्वेश्चन सॉल्व कर बताना है कि ये डिस्टेंस बताओगे D कि लेफ्ट साइड से कितना दूर के बाद ये मिलने वाला है, और आपको गिवन दिया हुआ है
ये आपका लेंथ ऑफ ट्यूब है, लेंथ ऑफ ट्यूब 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, पूरा लेंथ ऑफ ट्यूब 24 सेंटीमीटर है। तो बोलना है, पूछा गया है कि एक्स के एंड से कितने दूर के बाद एक्स वाई पहली बार मीट करेगा। क्वेश्चन क्लियर है? यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट टाइम एक्स एंड वाई आर मीट बताना आपको, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स व्हेन दे बोथ मीट फर्स्ट टाइम? क्वेश्चन क्लियर आप लोगों को? क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताओ। सर 16 मीटर हम्म 16 सेंटीमीटर। सर 16 सेंटीमीटर। ठीक है। बाकी लोग बन गया क्वेश्चन? चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे समझाया हुआ है कि आप लोग तो सिंपल अभी रेट पढ़ते हैं ग्राम्स लॉ, तो ग्राम्स लॉ क्वेश्चन समझ लो। तो रेट क्या होता है? रेट हम लोग रेट में बहुत सारे एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। तो रेट के एक्सप्रेशन पढ़े होगे आप लोग, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। इस फॉर्मूला का अप्लाई करके क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल अलग अलग होगा, बट टाइम जब दोनों पहली बार मिलेगा तो सेम ही टाइम मिलेगा ना, क्योंकि टाइम t0 पे दोनों स्टार्ट हुआ था। जब मीटिंग पॉइंट जहाँ पे होगा, मीटिंग पॉइंट पे क्या होगा, दोनों सेम टाइम में मिलने वाला है, तो टाइम दोनों के लिए सेम होने वाला है, ठीक है। तो रेट ऑफ एक्स बाय रेट ऑफ वाई का अगर बात करते हैं तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी कर सकते हैं, डी वाई बाई डी टी कर सकते हैं। तो यहाँ से टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, तो डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे एक्स से जो डिस्टेंस उसको डी मान लिए हैं, उसको डी मान लिए हैं, तो यहाँ पे जो वाई का डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 24 माइनस डी, क्योंकि टोटल लेंथ क्या था, 24 सेंटीमीटर था। तो अब कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन हो जाएगा डी बाई 24 माइनस डी। और अगर और पॉइंट है कि जो रेट होता है, तो रेट के लिए हम पढ़ चुके हैं कि रेट क्या होता है, रेट होता है सम कांस्टेंट इक्वल टू पी बाई रूट अंडर मोलर मास, ऐसा कुछ होता है। तो अगर इसमें देखोगे तो के कांस्टेंट सेम है, के कांस्टेंट सेम है एक्स के लिए, और पी भी सेम है एक्स के लिए और वाई के दोनों के लिए। तो आपका आर एक्स बाई आर वाई का जो रेशियो निकालोगे ना, तो बस मोलर मास चेंज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मोलर मास ऑफ वाई बाई मोलर मास ऑफ एक्स का रूट हो जाएगा। अब एक्स और वाई का मोलर मास दिया हुआ डाल दे और इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा, तो आपका डी निकल जाएगा, तो आपका डी निकल जाएगा, ठीक है। तो डी निकल के आ जाएगा आपका यस सर 16 आ जाएगा। ये पहला तरीका, 16। ठीक है। शॉर्टकट क्या हो सकता है, ध्यान देना, सिंपल सा, जिस आपको पता है कि जो ज्यादा भारी होगा ना वो स्लो मूव करेगा, और जो तेज जो हल्का होगा फास्ट मूव करेगा। और मास का रूट चलता है, मास का रूट में चलता है। तो यहाँ देखना, ये 4 गुना भारी है, तो इसका मतलब है ये अपने रूट यानी क्या होगा, ट्वाइस स्लो चलेगा। तो जिस स्पीड से यहाँ एक्स चलेगा उसका आधा, उसका हाफ स्पीड से क्या होगा, वाई चलेगा। इसका मतलब जब एक्स 2x ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, वाई x ट्रेवल करेगा।